नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 32 जिसका नाम है प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल्स। डीआरटी की बात यहाँ पर हो रही है और इसमें हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल में किस तरह से दी जाती है, क्या-क्या प्रोसीजर्स हैं, अपील जो करनी है अपीलेट ट्रिब्यूनल में उसके क्या प्रोसीजर है और फिर जो डिपॉज़िट करना होता है अपील से पहले अमाउंट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। इसमें बेसिकली क्या है, पॉइंट वाइज़ इन्होंने यहाँ पे चैप्टर में दे रखा है कि क्या-क्या प्रोसेसेस होते हैं, किस तरह से काम होता है और वो किस सेक्शन के अंडर किया जा रहा है डीआरटी के एक्ट के। तो इसको हम देखते हैं कि करके जब भी बैंक को डीआरटी बनाने का पर्पज़ ही साथियों यही था कि बैंक के जो जो ड्यूज़ हैं बैंक के वो रिकवर हो सकें फ़ास्ट, जल्दी उनके जो रिकवरीज़ हैं वो हो सकें, क्योंकि कोर्ट में नॉर्मली जो सिविल सूट जो फाइल किया जाता था उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो जब भी कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको रिकवर करना है किसी पर्सन या एंटिटी से अपना जो डेब्ट रिकवर करना है, तो वो एक एप्लीकेशन देते हैं सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 के अंडर में, जिसकी जिस भी ज्यूरिडिक्शन के अंडर वो आता हो, है ना? तो उस ट्रिब्यूनल में वो एप्लीकेशन देते हैं। तो डिफेंडेंट जो है यानी कि जिसके खिलाफ बैंक ने एप्लीकेशन दी है, जो बचाव पक्ष है, डिफेंडेंट मतलब बचाव पक्ष है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर लोन रिजाइड और कैरी ऑन बिजनेस ऑन पर्सनली वर्क और गेन और any of the defendant where there are more than one defendant reside at the time of making application for। तो ये बेसिकली दे रखा है कि कहाँ पर मतलब कैसे डिसाइड होगा कि किस ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन बैंक के द्वारा दी जाएगी। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं किसको माना जाएगा कि किसके जुरिडिक्शन में वो आता है। तो या तो जो डिफेंडेंट है यानी कि जिसके खिलाफ एप्लीकेशन बैंक दे रहा है, तो वो वहाँ पर रहता हो या उसका बिजनेस होता हो या पर्सनली वहाँ पर वो काम करता हो। तो इनमें से कोई क्राइटेरिया होगा तो फिर सही है, या फिर एनी ऑफ द डिफेंडेंट वेयर देयर इज़ मोर देन वन डिफेंडेंट, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं डिफेंडेंट इन्वॉल्व हैं उसमें जिनके खिलाफ में बैंक ने वो एप्लीकेशन देनी है, सूट फाइल करना है, तो वहाँ पर क्या है, वो वहाँ पर रहते हों या फिर बिजनेस करते हों या वर्क करते हों। तो एक है तो वो अगर रहता हो या फिर एक से ज़्यादा हैं, तो कोई मान लो 2-3 लोग हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनमें से कोई भी अगर रहता हो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ का जो डीआरटी होगा उसके जुरिडिक्शन में वो केस आ जाएगा। तीसरा है वेयर अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव फाइल्ड एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल फॉर रिकवरी ऑफ डेब्ट इफ फ्रॉम द सेम पर्सन अदर बैंक इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑल्सो। अब इसमें साथियों बात वही आ जाती है कि अगर एक बैंक ने मान लो कोई सूट फाइल कर रखा है किसी पर्सन के अगेंस्ट में, एक बैंक ने सूट फाइल कर रखा है और उसी समय क्या है दूसरा बैंक जो है उसका भी उसी पर्सन पे ड्यूज़ है। कोई मिस्टर ए हैं जिनके खिलाफ सूट फाइल किया गया है एक बैंक के द्वारा। अब दूसरा बैंक जो है उसके भी उससे भी पैसा ले रखा है ए ने, तो उसको भी सूट फाइल करना है, तो वो दूसरा बैंक भी उसको जॉइन कर सकता है ना? The financial institution may join the applicant bank or financial institution in already filed application at any stage of proceeding before the final order। जब तक भी फाइनल ऑर्डर नहीं आ गया हो उसके पहले किसी भी स्टेज पे दूसरा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इसको ऑलरेडी जो सूट चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं उनमें ज्वाइन कर सकता है, प्रोसीडिंग जो चल रही हैं उनमें ज्वाइन कर सकता है। Every application to be filed before the tribunal shall be in such form and accompanied with such document or other evidence and by such fees as may be prescribed। तो जो भी एप्लीकेशन जो ट्रिब्यूनल के सामने आनी है वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ हो जानी चाहिए, साथ ही जो फीस प्रिस्क्राइब्ड है वो फीस भी जमा होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल हैज़ टू इशू समन टू द डिफेंडिंग। अब जैसे ही एप्लीकेशन जाएगी तो उसके बाद में क्या प्रोसीजर होगा, एप्लीकेशन जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एप्लीकेशन दे दी है किसी के पर्सन से रिकवरी के लिए, तो मान लीजिए मिस्टर ए से रिकवरी करनी है बैंक को, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी डीआरटी में, तो डीआरटी की तरफ से समन जाएंगे किसके पास, मिस्टर ए के पास, ठीक है, और उससे कहा जाएगा कि विद इन 30 डेज, आप 30 दिन के अंदर जब भी सम्मन उनके पास पहुंच जाएंगे, सर्विस हो जाएंगे सम्मन, तो उसके 30 दिन के अंदर आप की जो जवाब दें, उनसे कहा जाएगा कि वो अपना जवाब सबमिट कराएं और बताएं कि जो भी रिलीफ उसमें एप्लीकेशन में प्रे की गई है, बैंक ने जो जो चीज़ें डिमांड की हैं, जो रिलीफ मांगी है, वो बैंक को क्यों ना दी जाए। तो वो अपना बेसिकली क्या है, समन जब पहुंच गए तो एप्लीकेंट ने जो चीज़ एक बार एप्लीकेशन फाइल की, उसके बाद डिफेंडेंट के पास समन पहुंच गए और डिफेंडेंट को 30 दिन के अंदर अपना जवाब देना होता है। तो डिफेंडेंट क्या कर सकता है, या तो रिटन एप्लीकेशन उनको देना होता है
या तो पहली हियरिंग या उससे पहले, या तो पहली हियरिंग वाले दिन या उससे पहले उनको अपना जवाब सबमिट करना होता है। अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 5 में ये दे रखा है। अगर अब इसमें एक चीज़ और आती है कि अगर मान लीजिए डिफेंडेंट जो है जिसके खिलाफ बैंक ने एप्लीकेशन दी है रिकवरी की, तो वो डिफेंडेंट कहता है कि भाई बैंक ने तो मुझे मान लीजिए 1 लाख रुपए 20 लाख रुपए मान लीजिए इसमें मिनिमम है, तो मान लीजिए 1 करोड़ के लिए बैंक ने मिस्टर ए के खिलाफ कोर्ट में गए, मतलब सॉरी डीआरटी में गए हैं कि 1 करोड़ रुपए हमें मिस्टर ए से रिकवर करने हैं, बैंक ने ये एप्लीकेशन दे दी। अब मिस्टर ए क्या है, मिस्टर ए भी का भी कुछ पैसा अगर है बैंक के ऊपर किसी फॉर्म में, तो मिस्टर ए भी कह सकते हैं कि भाई ऐसा है कि बैंक ने तो मुझे 1 करोड़ का आप कह रहे हो कि रिकवरी करनी है, लेकिन मेरा भी कुछ पैसा बैंक के ऊपर है। अब वो मान लीजिए 20 लाख 30 लाख कुछ भी जो बताना चाहें या जो उनका है कि मेरा इतना अमाउंट मेरा भी बैंक के ऊपर ड्यू है, तो वो अमाउंट भी मेरा इसमें क्या किया जाए, इसमें सेट ऑफ अगेंस्ट द एप्लीकेशन किया जाए। सेट ऑफ अगेंस्ट द एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जो अमाउंट बैंक ने क्लेम किया है उसमें ही उसको भी एडजस्ट किया जाए। 1 करोड़ बैंक मांग रहा है, लेकिन 30 लाख तो मेरा भी बैंक पे है, तो मेरा जो है देनदारी जो बचेगी वो केवल 70 लाख की बचेगी। 30 लाख ऑलरेडी मेरा बैंक के पास है, उसको उसमें सेट ऑफ किया जाए। तो अगर ऐसा डिफेंडेंट ऐसा क्लेम कर सकता है। If the claim is not made on the first hearing at the time of filing written application, then it can be made only if permitted by the tribunal. अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्लेम जो है सेट ऑफ करने की जो बात है एप्लीकेंट करता है, वो पहली हियरिंग जो होगी, फर्स्ट हियरिंग जो है उसमें जो रिटन स्टेटमेंट ये जमा करेंगे फर्स्ट हियरिंग या उससे पहले, उस समय पर ये बात कहनी होगी। अगर उस समय ये सेट ऑफ की बात नहीं करते हैं तो फिर बाद में बीच में वो नहीं कर सकते, वो तभी कर सकते हैं जब उनको ट्रिब्यूनल परमिट करेगा। तो ट्रिब्यूनल परमिट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि सेट ऑफ की बात जो है वो डिफेंडेंट तभी कर सकता है जब पहली बार जब उनके पास समन पहुंचते हैं और पहली हियरिंग से पहले जब वो अपना जवाब दाखिल करते हैं, अपना रिटन स्टेटमेंट देते हैं, तब उस समय ही उन्हें ये इसकी बात करनी होगी। अब दूसरी इसमें चीज़ आती है when the written statement contain claim and set off, the written statement has the same effect as the plaintiff in a cross suit, so they enable the tribunal to pass the final order। अब दूसरा इसमें बात वही आ जाती है कि अगर जो रिटन स्टेटमेंट जो दिया गया है उसमें क्लेम की बात हो गई और सेट ऑफ की भी बात हो रही है, दोनों चीज़ों की बात हो रही है, तो बेसिकली ये क्या बन जाता है, ये एक तरह से क्रॉस सूट की तरह बन जाता है, जिसमें पीड़ित क्या है, क्रॉस सूट, प्लेंट मतलब पीड़ित, वो क्रॉस सूट की तरह हो जाता है, दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ क्लेम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, फाइनल ऑर्डर जो है वो दोनों के ओरिजिनल क्लेम और सेट ऑफ के अगेंस्ट में फाइनल ऑर्डर जो है दोनों के रेस्पेक्ट में जारी कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए डिफेंडेंट जो है, जो पीड़ित है, जिसके अगेंस्ट में बैंक डीआरटी गया है, मिस्टर ए जो हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि राइट टू सेट ऑफ तो है ही, सेट ऑफ की तो बात करते ही हैं कि मेरा अमाउंट इतना है बैंक के पास, उसको इसमें सेट ऑफ किया जाए। उसके साथ में क्या करते हैं, काउंटर क्लेम भी करते हैं, मैं सेटअप अ काउंटर क्लेम अगेंस्ट द बैंक अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द एप्लीकेंट। तो उसमें क्या होगा, सच काउंटर क्लेम कैन बी फॉर एनी राइट और क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग द डिफेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट। तो कोई ऐसा क्लेम करते हैं कि भाई बैंक मेरा तो ड्यू, मेरे खिलाफ जो बैंक ने एप्लीकेशन दी है वो गलत है, ऐसा ऐसा क्लेम, बल्कि मेरा क्लेम बैंक के ऊपर है, ये चीज़ें बैंक ने जो प्रॉमिस की थी वो नहीं की हैं। तो अगर इस तरह का कोई काउंटर क्लेम जो है वो डिफेंडेंट के द्वारा किया जाता है, तो उस केस में क्या होगा, बट सच cause may be occurring either before or after the filing the applicant of the but before the defendant submitting his defense in the time the counter claim can be damages also। तो काउंटर क्लेम भी बेसिकली इसमें यही दे रखा है कि काउंटर क्लेम भी जो डिफेंडेंट है वो कर सकता है सेट ऑफ के साथ साथ भी। अब काउंटर क्लेम जो फाइल किया गया है उसका क्या है, हैज़ द सेम इफेक्ट एज अ कंप्लेंट इन अ क्रॉस सूट, सो दैट टू इनेबल। अब काउंटर क्लेम जब कर दिया गया तो ओरिजिनल क्लेम तो हमारा जो बैंक ने किया था, काउंटर क्लेम उस कस्टमर ने कर दिया जिसके खिलाफ बैंक ने क्लेम किया था। तो ये बेसिकली क्या है, ये क्रॉस सूट की तरह ये काम करेगा, क्रॉस सूट की तरह ये इफेक्ट करेगा और फाइनल डिसीजन उसके बाद ही आएगा। द एप्लीकेंट इज एट लिबर्टी टू फाइल
written statement to the counterclaim of the defendant within such period as may be fixed by the tribunal. अब जो एप्लीकेंट है वो क्या करेगा, वो भी रिटन स्टेटमेंट दे सकता है जो काउंटर क्लेम डिफेंडेंट ने किया। अब बैंक ने मिस्टर ए से 1 करोड़ रुपए का क्लेम मांगा, डीआरटी में गए। डीआरटी में जाने के बाद में अब क्या हुआ कि जो मिस्टर ए हैं उन्होंने उल्टा बैंक को ही क्या किया, एक तो उन्होंने कहा कि मेरा राइट टू सेट ऑफ 30 लाख रुपए मेरा बैंक के पास है वो एडजस्ट किया जाए, दूसरा उन्होंने कुछ डैमेजेस या अमाउंट जो है वो काउंटर क्लेम उन्होंने कर दिया बैंक के ऊपर कि बैंक ने ये चीज़ें प्रॉमिस की थी, ये सब नहीं किया, इसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ, ये हुआ, और ये सारी चीज़ें उन्होंने की, तो काउंटर क्लेम उन्होंने कर दिया। अब उस काउंटर क्लेम के अगेंस्ट में बैंक को जो जवाब देना है, यानी कि एप्लीकेंट को जो जवाब देना है, वो उसके लिए ट्रिब्यूनल टाइम फिक्स करेगा कि इतने टाइम के अंदर उनको जवाब अपना देना है काउंटर क्लेम के अगेंस्ट में। अगर एप्लीकेंट ये चाहता है कि काउंटर क्लेम जो, if the applicant want to contend that counterclaim made by the defendant ought not to be disposed of as a counterclaim but to be disposed of as a independent action, he should make, अगर मान लीजिए एप्लीकेंट यानी कि बैंक जो है, अगर वो ये चाहता है कि काउंटर क्लेम जो मिस्टर ए कह रहे हैं कि ठीक है कि मेरी ये चीज़ें जो हैं बैंक ने प्रॉमिस किया था वो नहीं किया, और जो क्लेम कर रहे हैं बैंक के ऊपर, तो एप्लीकेंट अगर बैंक ये चाहता है कि इसको काउंटर क्लेम की तरह ना सुना जाए बल्कि इसको एक सेपरेट मैटर की तरह, इंडिपेंडेंट एक्शन की तरह डील किया जाए, डिस्पोज ऑफ किया जाए, तो वो इस बारे में एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास में, और ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या करना है आगे। और ट्रिब्यूनल क्या कर सकते हैं, इंटरिम ऑर्डर भी जारी कर सकते हैं अगेंस्ट द डिफेंडेंट टू डिबार हिम फ्रॉम ट्रांसफरिंग अलाइनमेंट अदरवाइज डीलिंग विद द डिस्पोजिंग ऑफ एनी। अब कई बार क्या होता है कि ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि भाई ये इंटरिम ऑर्डर पास करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये जो डिफेंडेंट है, जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट में बैंक आया है, मिस्टर ए जो हैं, ये कुछ प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, कुछ ना डिस्पोज ऑफ वगैरह कुछ कर सकते हैं, तो उसको पहले ही इंटरिम ऑर्डर दे के उस चीज़ को रोका जाए। और किसी भी स्टेज पे जो प्रोसीडिंग हो रही है उसमें ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होता है बाय द एफिडेविट और अदरवाइज दैट द डिफेंडेंट जो हैं यानी कि मिस्टर ए जो हैं, उनका इंटेंट ऐसा है, यानी कि उनकी जो मंशा है वो इस तरह की है कि वो डिले करना चाहते हैं या फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं, जो ऑर्डर दिए गए हैं उनको रोकना चाहते हैं, उसमें अड़ंगा लगाना चाहते हैं रिकवरी प्रोसीडिंग्स में, तो क्या कर सकते हैं, या फिर किस तरह से, या तो वो डिस्पोज करना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, ताकि प्रॉपर्टी डिस्पोज हो जाएगी तो उनके क्लेम, फिर किस चीज़ पे बैंक क्लेम करेगा, किस तरह से अपना ड्यू रिकवर करेगा, या फिर वो क्या कर रहे हैं, थोड़ी कुछ जो प्रॉपर्टी है उसको जो डीआरटी है उसके जुरिडिक्शन से ही बाहर ले जाना चाह रहे हैं, है ना, ऐसा कोई केस हो रहा है, या फिर कोई डैमेज कॉज कर रहे हैं, तो इस तरह का अगर कोई केस होगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिब्यूनल जो है वो इंटरिम ऑर्डर जो है वो पास कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को या उसके किसी पार्ट को अटैच करने का ऑर्डर दे सकते हैं। When the applicant wants the properties of the defendant should be attached, he is required to specify the property। अब अगर एप्लीकेंट यानी कि बैंक अगर ये चाहता है कि मिस्टर ए की ये प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर दी जाए, ऑर्डर के अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जाए, ताकि वो उनको आगे डिस्पोज ऑफ सेल ऑफ नहीं कर पाएँ, तो उस केस में क्या है, उनको जो एप्लीकेंट है यानी कि जो बैंक है उसको क्या है, प्रॉपरली स्पेसिफाई करना होगा किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप एक रैंडम में कह के कि प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाए, तो कौन सी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाए ये भी बताना होगा। और ट्रिब्यूनल क्या है, कंडीशनल अटैचमेंट ऑर्डर पास कर सकते हैं कि ऑन होल और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एज द केस में भी, तो कंडीशनल कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, यानी कि अगर जब तक ये चीज़ ये मिस्टर ए नहीं करके देंगे तब तक उनकी प्रॉपर्टी अटैच रहेगी। तो इस तरह की कोई कंडीशन लगा के कि ये चीज़ें जो हैं वो फुलफ़िल करेंगे उसके बाद ही ये अटैचमेंट ऑर्डर हटेगा, तो तब तक इस तरह का कोई कंडीशनल ऑर्डर वो ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो जारी कर सकते हैं। अब सबसेक्शन 13 कहता है कि जो अटैचमेंट ऑर्डर है वो कैन बी पास्ड ऑन सेटिस्फाइंग द ट्रिब्यूनल ऑन द पॉइंट मेंशन इन द सबसेक्शन। तो वही है कि वो अगर ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई हैं तो फिर वो अटैचमेंट ऑर्डर पास कर सकते हैं। इफ़ एनी अटैचमेंट ऑर्डर इज पास्ड विदाउट कंप्लाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन 13 देन सच ऑर्डर इज वॉइड। अगर सबसेक्शन 13 में जो चीज़ें दी गई हैं उनको कंप्लाई करते हुए कोई ऑर्डर, कंप्लाई ना करते हुए, उनको वायलेट करते हुए कोई ऑर्डर अटैचमेंट का पास किया गया है, तो वो ऑर्डर जो है वो वॉइड होगा, उसको नहीं माना जाएगा। ऐसे ही है, ट्रिब्यूनल की पास पावर होती है कि इंटरिम ऑर्डर या अटैचमेंट ऑर्डर वगैरह पास करने की।
if there is any breach of order so passed by the tribunal may order that the property of the person guilty of the breach of the order be attached and the person be detained in civil prison for a term not exceeding 3 month। अब मान लीजिए जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया, कोई इंटरिम ऑर्डर या कोई अटैचमेंट ऑर्डर सबसेक्शन 12 या 13 के अंडर में, 13-18 के अंडर में, और उस ऑर्डर को क्या हुआ, उनके ऑर्डर का पालन नहीं हुआ, उसमें ब्रीच हुआ। तो ब्रीच हुआ तो फिर ट्रिब्यूनल क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं कि जो पर्सन गिल्टी है इस ब्रीच का, जिसकी वजह से या जिसने इस ऑर्डर को ब्रीच किया है, नहीं माना है, उसको तोड़ा है, उस पर्सन को क्या किया जा सके, डिटेन किया जा सके, सिविल प्रिजन में, जेल में रखा जा सके। कब तक, टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, 3 महीने तक की, यानी कि 3 महीने या उससे कम की जो के टाइम के लिए उसको डिटेन करवा सकते हैं, उसका ऑर्डर वो दे सकते हैं। If the tribunal finds it just and convenient, it may by order appoint receiver to any property। अब इसके साथ ही क्या है, ट्रिब्यूनल अगर चाहें, अगर ये चाहें कि वो जस्ट है और कन्वीनियंट है, यानी कि जस्टिस के हिसाब से सही है और ये सही रहेगा, अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो क्या कर सकते हैं, एक रिसीवर प्रॉपर्टी के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। साथ ही किसी पर्सन को रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द कस्टडी और पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, पोजेशन किसी के पास है या कस्टडी में है किसी की प्रॉपर्टी, उसको रिमूव कर सकते हैं। पोजेशन दे सकते हैं रिसीवर को, पोजेशन, कस्टडी और मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी टू द रिसीवर, ठीक है। कन्फर पावर टू द रिसीवर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन इन द पोजेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, कई पॉइंट हैं ये सब। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर फॉर प्रिपेयरिंग एन इन्वेंट्री ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ, तो ये सारे काम जो हैं अगर ट्रिब्यूनल चाहें, अगर उनको लगता है कि ठीक है तो वो कर सकते हैं। अगर कोई रिकवरी सर्टिफिकेट है जो ग्रांट किया गया है अगेंस्ट अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, जिसे हम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 भी अब कहते हैं, 2013 के बाद से, तो उसमें उस केस में क्या होगा, अगर रिकवरी सर्टिफिकेट किसी कंपनी के अगेंस्ट में हो जाता है तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकते हैं, मे ऑर्डर द सेल ऑफ प्रोसीड ऑफ सच कंपनी, उनकी जो प्रोसीड्स हैं उनकी सेल का ऑर्डर कर सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सिक्योर्ड क्रेडिटर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 529A ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो जो भी सेल प्रोसीड्स हैं उस कंपनी की, उनको ऑर्डर कर सकते हैं कि इनकी, इस कंपनी की सेल प्रोसीड जो है उनके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में बांट दी जाएं। द ट्रिब्यूनल में ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बोथ द साइड बीइंग हर्ड पास इंटरिम एंड फाइनल ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट इंटरेस्ट। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद में जो ट्रिब्यूनल है वो क्या करेंगे, अपना फाइनल या इंटरिम ऑर्डर पास कर देंगे, जिसमें रिकवरी की बात हो सकती है और इंटरेस्ट वगैरह भी जोड़ा जा सकता है। और ट्रिब्यूनल क्या है, जो भी एक कॉपी जो है, जो भी ऑर्डर पास करेंगे वो एप्लीकेंट को और डिफेंडेंट को, दोनों को भेजेंगे एक एक कॉपी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो ट्रिब्यूनल के होंगे वो इशू करेंगे एक सर्टिफिकेट अंडर हिज सिग्नेचर। जो ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो अपने साइन के साथ में एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे टू द रिकवरी ऑफिसर फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट डेब्ट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट। तो जो भी उस रिकवरी सर्टिफिकेट में अमाउंट ड्यू है वो किसको करेंगे, रिकवरी ऑफिसर जो वहाँ पे होंगे उनको सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि इतने अमाउंट को ये रिकवर किया जाए। When the property of defendant against whom certification of recovery is issued is situated in the local limit of jurisdiction of more than one tribunal। अब मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है, जो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी है, यानी कि मिस्टर ए जिसके खिलाफ बैंक ट्रिब्यूनल में गया था, उसकी प्रॉपर्टी एक ट्रिब्यूनल के जुरिडिक्शन में नहीं है, कई मल्टीपल जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके जुरिडिक्शन में आती है। उस केस में क्या होगा, जब ऑर्डर पास हुआ है तो वहाँ पर ट्रिब्यूनल इशूइंग द रिकवरी सर्टिफिकेट विल सेंड कॉपीज ऑफ द रिकवरी सर्टिफिकेट टू सच अदर ट्रिब्यूनल। जो भी और ट्रिब्यूनल हैं जिनके जुरिडिक्शन में ये प्रॉपर्टी आती हैं इस पर्सन की, जिसमें उस ट्रिब्यूनल ने क्या किया है, एक रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया है, तो वहाँ के जो भी कंसर्न रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होंगे उन सभी को डिसीजन की कॉपी वो भेजी जाएगी। रिकवरी सर्टिफिकेट की कॉपी सभी ट्रिब्यूनल्स को भेजी जाएगी जिन जिनके जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी आती है। The subsection provide that the application received by the tribunal for recovery of debt shall be dealt with then expeditiously as possible. It should be attached that the application is disposed of finally within 180 days। तो इसमें वही है, क्योंकि जो सोल पर्पज़ है DRT बनाने का, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाने का, वो यही है कि वो काफ़ी स्पीड से उसमें काम हो, और ये इसीलिए इनको कहा गया है कि ये जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसमें एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया जाए
और मैक्सिमम जो है ये 180 डेज़ में इसको रिसिप्ट जब भी एप्लीकेशन मिले उसके 180 डेज़ के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए. The tribunal may make such order and give such application as may be necessary or expedient to give effect to its order as well as present abuse of its process. और तो ये सारी चीज़ें हैं. तो DRT प्रोसीजर रूल एट रूल सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 प्रोवाइड क्या करता है कि DRT कैन ऑर्डर that any fact may be proved by affidavit and any affidavit is submitted tribunal will allow cross examination of the witness only if the opinion of the tribunal it is necessary to do so. तो अगर किसी कोई एफिडेविट वगैरह सबमिट किया गया है उसमें अगर वो ट्रिब्यूनल चाहे तो जिसने एफिडेविट सबमिट किया है या क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए विटनेस को बुलाया जा सकता है. इन द इवेंट ऑफ विटनेस नॉट अपीयरिंग देन द एफिडेविट शैल नॉट बी टेकन एट एविडेंस. तो और अगर विटनेस जो हैं वो अपीयर नहीं होते हैं, अगर वो बुलाते हैं ट्रिब्यूनल और विटनेस अपीयर नहीं होते हैं तो उसमें क्या है एफिडेविट को एविडेंस की तरह नहीं माना जाएगा. तो ये है साथियों. इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल. तो अगर कोई पर्सन है जो DRT के डिसीजन से खुश नहीं है तो ऑब्वियसली वो अपील करेगा. Any person aggrieved by the order issued by tribunal or deemed to be passed by the tribunal act may prefer an appeal in the appellate tribunal having jurisdiction in the matter. तो जो appellate tribunal है वहाँ पर वो जा सकता है. However, if the order was made by the tribunal with the consent of the parties, no appeal shall lie. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साथियों. अगर जो डिसीजन दिया गया है वो कंसेंट है उसमें दोनों पार्टीज़ की, कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ है, वहाँ पर दोनों पार्टी उसको एग्री कर रही थी, उस केस में कोई भी अपील नहीं हो सकती है. जहाँ पर कंसेंट नहीं है वहाँ पर जो पर्सन जो खुश नहीं है ऑर्डर से वो कहाँ जा सकता है, वो जा सकता है आपका DRAT में. ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में. द अपील इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल विद इन 45 डेज. 45 दिन के अंदर ये अपील फाइल करनी होगी. और 50% अमाउंट जो है 50% अमाउंट जो है मैक्सिमम जो ऑर्डर पास किया गया है ट्रिब्यूनल के द्वारा उसमें जो अमाउंट कहा गया है रिकवरी के लिए उसका 50% पहले जमा करना होगा. तभी रिकवरी, तभी उसकी जो अपील है वो सुनी जाएगी आके उसके, तभी वो अपील कर सकते हैं. पहले जितना DRT ने जितना ऑर्डर दे दिया है रिकवरी का उसका 50% अमाउंट उनको डिपॉजिट कराना होगा, उसके बाद ही वो DRAT में जा सकते हैं. द अपील फाइल्ड आफ्टर 45 डेज मे बी एंटरटेन्ड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल इफ इट इज़ सेटिस्फाइड अबाउट द. अगर 45 दिन के बाद अगर करते हैं तो फिर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसकी मर्ज़ी के ऊपर है. अगर वो सेटिस्फाइड हैं इस बात से कि डिले हुआ उसके लिए जेन्युइन रीज़न था पार्टी के पास में तो वो चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं, बट ये उनकी विल के ऊपर है, विश के ऊपर है. ऑन रिसिप्ट ऑफ अपील ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल आफ्टर गिविंग हियरिंग टू बोथ द पार्टीज पास सच ऑर्डर एज थिंक फिट ईदर कन्फर्मिंग और मॉडिफाइंग और सेटिंग असाइड द ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल. तो अब दोनों चीज़ें हैं. एक बार जब वहाँ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पहुँच गया केस, वो दोनों पार्टीज़ को सुनेंगे, उसके बाद में कोई ऑर्डर पास करेंगे. अब ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो वो चाहें तो जो ऑर्डर DRT ने पास किया उसी को फर्दर कंफर्म कर दें कि नहीं वो ठीक है, या उसमें कुछ मॉडिफाई कर दें, मॉडिफिकेशन कर दें, या उसको सेटिंग असाइड या उसको सेट असाइड कर दें, एक तरफ कर दें, उसको हटा दें जो ट्रिब्यूनल ने पास किया है. एवरी ऑर्डर मेड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज सेंट टू द पार्टीज टू अपील. जो भी ऑर्डर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भेजा है, जो भी ऑर्डर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भेजा है पार्टीज़ को टू अपील is sent to the parties to the appeal and to the tribunal concerned. तो ये है. अब चाहे तो अपीलेट ट्रिब्यूनल पूरा सुनने के बाद में उसको मेंटेन करें, कंफर्म करें, उसको सेट असाइड करें. जो भी ट्रिब्यूनल, जो भी ऑर्डर किसने अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भेजे, जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल करेंगे वो सबको पार्टी कंसर्न है उनको सबको भेजेंगे. द अपील फाइल्ड बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डेल्ट विद एज एक्सपीडियंस. वही बात है कि उसको भी काफ़ी तेज़ी से इनको डिसीजन देना होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी. और फाइनली विद इन 6 मंथ जो है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अपील जो है इसको डिस्पोज ऑफ करना होता है. DRT के केस में क्या है, DRT के केस में 180 डेज़ है और DRAT यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में ये 6 मंथ है. देर इज़ नो प्रोविजन इन द एक्ट फॉर फर्दर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाई अपीलेट ट्रिब्यूनल. और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक बार पास कर दिया उसके बाद में यहाँ पर कोई भी प्रोविजन फर्दर अपील का नहीं है.
हाउएवर रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 226 एंड सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एज वेल एज स्पेशल लीव पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट बार्ड। तो इस लॉ में या इस एक्ट में ऐसा कोई अपील की बात नहीं की गई है अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद में, लेकिन जो रिट जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का 226 के अंदर, या फिर जो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का, या फिर स्पेशल लीव पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको बार नहीं किया गया है, इसमें वो जा सकता है पर्सन। डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्ट ड्यू फॉर फाइलिंग अपील। तो ये हम साथियों पहले भी पढ़ चुके हैं अभी कि जब भी कोई अपील करनी होगी, मान लीजिए ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है और वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना चाहता है पर्सन, तो उसमें क्या है, उनको डिपॉजिट करनी होगी 50% ऑफ द अमाउंट डिटरमाइंड बाय द ट्रिब्यूनल ने जो अमाउंट डिटरमाइन किया है उसका 50% जमा करना होगा, उसके बाद ही कोई अपील सुनी जाएगी। हालांकि जो ट्रिब्यूनल है उसके पास ये राइट है कि वो चाहे तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इस अमाउंट को 50% जो होता है उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, उसको वेव ऑफ भी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और उस रीज़न को किस रीज़न की वजह से उन्होंने कम किया या वेव ऑफ किया उसको उन्होंने रिकॉर्ड करना होगा राइटिंग में। अब बात आती है कि ये 50% का क्लॉज क्यों रखा गया है, कि क्यों 50% पहले जमा करेगा उसके बाद अपील करेगा। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि डीआरटी एक्ट आखिरकार लाया ही क्यों गया था। डीआरटी एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि स्पीडी रिकवरी हो सके, रिकवरी प्रोसीडिंग्स में टाइम ना लगे। तो जब 50% का क्लॉज लग गया, अगर ये क्लॉज नहीं होता तो उसमें क्या होता, उसमें जो पार्टी हैं जिसके खिलाफ ऑर्डर गया है वो फर्दर ऊपर कोर्ट में जाएगा, अपील करता रहेगा, और इसमें फिर से ये कोर्ट के चक्कर में पूरा टाइम काफ़ी ज़्यादा इसमें लगेगा रिकवरी प्रोसीडिंग्स में। तो इसमें क्या है, जब 50% का क्लॉज लगा दिया है कि उतना अमाउंट पहले जमा कर दे, तो इसलिए क्या होगा कि जो जेन्युइन केस होंगे वही आगे अपील करेंगे, अदरवाइज लोग अपील नहीं करेंगे। द प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड द अपीलेट ट्रिब्यूनल। द ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल आर नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। दो ट्रिब्यूनल जो हैं और अपीलेट ट्रिब्यूनल हैं वो सिविल प्रोसीजर कोड जो 1908 का है उससे बाउंड नहीं है। इट फर्दर प्रोवाइड दैट दे शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उससे गाइड होंगे, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल अंडर दिस एंड शैल हैव पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर। तो उनके जो अपने प्रोसीजर हैं उनको रेगुलेट करने की पावर होगी। जो ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन अंडर द एक्ट हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल जो हैं अपने जो फंक्शन है उनको डिस्चार्ज करने के लिए उनके पास सारी पावर्स वही होंगी जो सिविल कोर्ट के पास होती हैं अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सच पावर आर इन रेस्पेक्ट ऑफ सम, यानी कि किस केसेस में, जैसे कि सम्मन करने की, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन को बुलाने की, या उसको एग्जामिन करने की, उसकी ओथ दिला के उसको एग्जामिन करने की, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह कोई मंगाने की, या कोई एविडेंस एफिडेविट के पास के अगेंस्ट में एफिडेविट कोई दिया गया है उसके अगेंस्ट में उन्हें एविडेंस चाहिए तो वो, या इशू करने के लिए क्या है, कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट। तो ये सारी जो पावर हैं जो सिविल कोर्ट के पास होती हैं वही ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास होंगी। द ट्रिब्यूनल एंड द अपीलेट ट्रिब्यूनल आर डीम्ड टू बी अ सिविल कोड फॉर ऑल पर्पसेज ऑफ सेक्शन 195। ठीक है, सभी जो सेक्शन है 195 के वो इन पर भी अप्लाई होते हैं, वो एक सिविल कोड की तरह ही काम करते हैं। अब लिमिटेशन इसमें क्या है, लिमिटेशन फॉर एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल, द लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाई। जो लिमिटेशन एक्ट है हमारा वो इसमें अप्लाई होता है। दिस मीन्स दैट द एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड बाय द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन 3 ईयर फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन। तो जो भी कॉज ऑफ एक्शन है उससे 3 साल के अंदर अंदर बैंक को डीआरटी में जाना है, अपनी एप्लीकेशन लगानी है। तो ये है साथियों, इसके साथ ही ये चैप्टर पूरा होता है और बेसिकली इसमें पूरा प्रोसीजर था, किस तरह से काम होता है, क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं, कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं वो एक बार देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। डीआरटी फॉर अ बैंक इज़ वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द बैंक इज़ लोकेटेड। तो इसमें कहा गया किसी भी बैंक के लिए डीआरटी वो वाला होगा जहाँ पर बैंक का हेड ऑफिस होगा। जैसे मान लीजिए एसबीआई का, जैसे पीएनबी का, मान लीजिए पीएनबी का जैसे दिल्ली में हेड ऑफिस है, या एसबीआई का मुंबई में है, या किसी के बैंक का कोलकाता में है, तो उनके लिए वही डीआरटी, वहाँ का ही डीआरटी, वहाँ पे डीआरटी के जुरिडिक्शन में ही सारे केसेस आएंगे। तो ऐसा नहीं है साथियों, ये फॉल्स है। हमने देखा था कि डीआरटी किस जुरिडिक्शन में आएगा, यानी कि जहाँ पर
जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट की जा रही है, जो डिफेंडेंट है, वो जहाँ पर रहता हो या बिजनेस करता हो, वो प्लेस आता है एक्चुअली में। इफ अ बैंक हैज़ फाइल्ड रिकवरी एप्लीकेशन, अदर बैंक कैन ज्वाइन एप्लीकेशन ऑफ द डिफेंडेंट आर सेम। तो अगर किसी जैसे हमने देखा था कि बैंक ने मिस्टर ए के खिलाफ 1 करोड़ की सूट फाइल किया है, डीआरटी में सूट फाइल किया है, तो कोई दूसरा बैंक भी है, वो उसका भी मिस्टर ए पे बकाया है, तो वो भी उसमें पार्टी बन सकता है, उसमें ज्वाइन कर सकता है, जब तक कि फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया गया है बीच में कभी भी। तो ये सही है। When a case get transferred from civil court to tribunal, fresh court fees is required to be paid। तो ऐसा नहीं है, फ्रेश कोर्ट फीस देनी नहीं होती है, तो ये फॉल्स है। अ काउंटर क्लेम फाइल्ड बिफोर डीआरटी हैज़ द सेम इफेक्ट एज अ, तो ये हमने देखा था कि जो भी काउंटर क्लेम डीआरटी में, मान लीजिए एक तो क्लेम जो किया है वो किसने किया है, एप्लीकेंट ने, यानी कि बैंक ने किया है उस कस्टमर के अगेंस्ट में। काउंटर क्लेम किसने कर दिया, उस कस्टमर ने कर दिया बैंक के अगेंस्ट में कि मेरा भी बैंक के ऊपर इतना ड्यू है, बैंक ने ये काम नहीं किए, इसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ, इतना ये हुआ वो। तो इस तरह का काउंटर क्लेम अगर वो पर्सन करता है बैंक के अगेंस्ट में, एप्लीकेंट के अगेंस्ट में, तो वो किस तरह से वो काम करता है, प्लांट इन क्रॉस सूट की तरह, प्लांट इन क्रॉस सूट। नेक्स्ट हमारा, सिंस डीआरटी इज नॉट अ सिविल कोर्ट इट कैन नॉट पास इंटरिम ऑर्डर सच एज अटैचमेंट, इंजक्शन, रिसीवर। तो ऐसा नहीं है। डीआरटी पूरी तरह से सिविल कोर्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे प्रोविज़न जो हैं वो सिविल कोर्ट की तरह ही हैं डीआरटी में। बहुत सारी कुछ चीज़ों के लिए डीआरटी और सिविल कोर्ट सिमिलर हैं, एक जैसी उनमें पावर्स हैं। तो इसीलिए ये सारे ऑर्डर्स जो हैं, अटैचमेंट, इंजेक्शन, रिसीवर, ये सारे ऑर्डर्स जो हैं वो डीआरटी भी पास कर सकता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज़ टू फाइल अपील बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज़ टू पे। तो किसी भी पर्सन को जब अपील करना होगा अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो उन्हें क्या पे करना होगा, उन्हें 50% अमाउंट पे करना होगा पहले, अपील करने से जाने से पहले। जो डीआरटी ने डिसाइड किया है कि इतना रिकवरी अमाउंट होनी चाहिए, इतना रिकवरी होनी चाहिए इस पर्सन से, अगर वो पर्सन आगे अपील करना चाहता है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो पहले उस ऑर्डर में जितना अमाउंट है उसका आधा उसको जमा करना होगा, उसके बाद ही वो फर्दर अपील कर पाएगा। वाइल फाइलिंग अपील बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल, इफ एनी अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड, कोई अमाउंट डिपॉजिट करना होता है तो सेम क्वेश्चन है, यस 50% ऑफ द अमाउंट डिटरमाइंड बाय द ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एंड अपील। तो अपील फाइल करने के समय पे 50% अमाउंट उनको डिपॉजिट करना होता है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।